नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। वन रक्षक, डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी की बात करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक है और इस नज़दीक एग्ज़ाम में घबराहट सी महसूस होना स्वाभाविक है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बात करेंगे कि एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाया जाता है। देखिए, तुक्का लगाना एक आर्ट हम मान सकते हैं, इसे एक कला मान सकते हैं और तुक्का तभी लगता है जब आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं इस एग्ज़ाम के बारे में और आप थंबनेल को देखकर क्लिक कर बैठे हैं वीडियो पर, तो आपकी भूल मात्र है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। एक लंबे अरसे से, एक लंबे समय से कई विद्यार्थी जो इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए वीडियो है कि मान लेते हैं जो लिस्ट गई उससे 2 नंबर कम आ रहे थे तो 2 नंबर ये बढ़ा सकता है। 4 कम आ रहे थे, अगर आपकी सही समझ है तो 4 भी आप इससे बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो तुक्का लगाने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में हम समझेंगे। किस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, तो एक तो हो गया आपका फॉरेस्ट गार्ड, जिसे हम कहते हैं वन रक्षक। एक है जेल प्रहरी और एक हम कह सकते हैं डिप्टी जेलर। आप सभी जानते हैं ये तीनों वैकेंसीज का एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है और मैं चाहता तो 2 महीने पहले ये वीडियो डाल देता, लेकिन इससे आपकी जो पढ़ने की प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो जाती है। आप इस वीडियो के भरोसे बैठ सकते थे, इसीलिए मैं क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को करना बेहतर समझता हूँ कि आपने एक अच्छी तैयारी कर ली, अब आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, तो अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर कहते हैं ना, सोने पर सुहागा या डूबते को तिनके का सहारा, अगर ये चीज़ें मिल जाती है तो बेनिफिशियल है। तैयारी तो आपने की है, जो नंबर आने हैं वो तो आएंगे, लेकिन इस वीडियो से अगर 2-5 नंबर बढ़ जाते हैं, सोचकर देखिए 4 नंबर बढ़ जाते हैं, तो आपकी सिलेक्शन की जो कह सकते हैं जो संभावना है, वो संभावना कहीं ना कहीं बढ़नी है। तुक्का कैसे लगाया जाता है और तुक्के लगाने के पीछे मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ा है तभी तुक्का लगेगा, इस बात को समझना। होता क्या है, बचपन से लेकर अभी तक हम जहां से पढ़े 1, 2, 3, 4, 5, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, जो भी चीजें हमने की, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें चीजें कुछ बैठ जाती है जो हमें पता नहीं होता। जैसे ही हम उस चीज को सामने देखते हैं तो हमारा माइंड हमारे सामने संकेत प्रदर्शित करता है कि यार ये कहीं ना कहीं देखा है। जैसे उदाहरण के लिए समझना, आज से मान लेते हैं 5 साल पहले आप कहीं पर गए और आपको उस जगह के बारे में भूल गए। हो सकता है आप बहुत कम उम्र में थे, आपको ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन आपका माइंड जब आप डबल से वहां पर जाते हैं तो आपका माइंड एक संकेत करता है कि यार मैंने इसे देखा है, कुछ ना कुछ तो मैं इसके बारे में जानता हूँ, और आप उस जगह पर आप धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं और आपकी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आप जहाँ जानना चाहते हैं वो पहुंच जाते हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ये सबकॉन्शियस रूप से चीज़ों को अंदर बैठा लेता है, उन छवियों को, उन लोगों को, उन बातों को जो हमने पहले कभी सुनी है, पढ़ी है, देखी है, कुछ ना कुछ उसके बारे में हम जानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, आपके सामने सब चीजें अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में कभी कभी बुरा लगने लगता है और कभी कभी अच्छा लगने लगता है। इसके पीछे कारण यह है, जो चीजें हम सोचते रहते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे बिठा लेता है, फिर अंदर से वही वाली थॉट प्रोसेस सामने आती है। कभी कभी रहता है चीजें खराब हो रही है तो भी अंदर खुशी है, कभी चीजें अच्छी है तो भी अंदर दुख हो रहा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है। अब एग्जाम में इसका हमें कैसे उपयोग करना वो समझिए। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन में एक फीलिंग आएगी कि यार इसका आंसर ये हो सकता है। उस समय आपको आपके माइंड को और आपके मन को पढ़ना होगा। जैसे ही इस क्वेश्चन को देखते आपके मन में एक थॉट आई कि यार ये वाला इसका आंसर है। मान लेते हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल, अगर आपने कभी ना कभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं पिछले 3 महीने में आप तैयारी कर रहे तब, आपने 8 साल पहले भी कभी कुछ पढ़ा है और आपके माइंड में थोड़ा सा भी ये आ गया कि यार ये थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, तो 99% संभावना है कि उसका जो आंसर है ये सी वाला ही होने वाला है। लेकिन विद्यार्थी क्या गलती करते हैं वो समझना। इस सी को पकड़ने के लिए पहली बात तो ये कि आपको वहां पर बड़ा ही शांत रहना पड़ेगा, बहुत ही शांत तरीके से सोचना पड़ेगा। आपके माइंड को बहुत अच्छे ढंग से आपको ऑब्जर्व करना होगा। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो घबराए बिना आप उस क्वेश्चन को पढ़े जा रहे हैं और आपको उसका आंसर जैसे ही माइंड क्लिक करे तो उस क्लिक करते ही उस ऑप्शन को पकड़ना होगा।
अन्यथा क्या होता है वो समझिए। आप इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, आप इसे छोड़ देते हैं। अब आपके मन में और आपके माइंड के बीच में तर्क वितर्क होने लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, तो हो सकता है इसका आंसर ए है, बी है, डी है, सी है। यहां पर जैसे ही तर्क वितर्क होना शुरू होता है और आप क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। यह हमेशा होता है, देखना आप कभी भी। तो क्या करना है, पहली कंडीशन ये कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके मन में ये संकेत आ जाए कि मैंने इसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है, देखा है, कुछ भी हुआ है। तो जैसे ही उसका ऑप्शन दिखाई दे तो तय मानकर चलिए, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता तो 99% संभावना होगी कि उसका आंसर वही होने वाला है जो पहली बार आपके मन में आए। अब होगा क्या, आपके सामने थॉट इतनी प्रोसेस से चलेंगे, सी डी ए बी इस तरीके से चलेंगे। तो आपको यह समझना है कि मेरे माइंड ने सबसे पहले, मेरे मन ने सबसे पहले किस ऑप्शन को यहां पर वरीयता दी, किस ऑप्शन को सबसे पहले चुना। और यकीन मानिए अगर आपने ऐसे उसका आंसर लगा दिया तो वो जो आंसर है वो सही होने वाला है। अब मेरी एक बात और ध्यान रखना, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मान लेता हूं 65+ क्वेश्चन आपको पता है या 70 क्वेश्चन आपको पता है। तो ये जो 70 क्वेश्चन या 65+ क्वेश्चन आपको पता है, यहां पर ये माइंड नहीं लगाना है। यहां पर जो आंसर पता है उसे फटाफट लगाया, आगे बढ़े, ठीक है। अब क्या होगा, जो बचे 30 क्वेश्चन मान लेते हैं हम, 30 या 35 क्वेश्चन, यहां पर से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें जिंदगी में आप ऐसा लगेगा कि यार हम पहली बार देख रहे हैं। और शेष जो क्वेश्चन है जिन्हें हम 20 क्वेश्चंस कह सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी ना कभी पढ़े लिखे सुने देखे हुए लगेंगे। तो ये जो काम करना है ना, ये इन 20 क्वेश्चंस पर करना है। सॉरी, मैंने यहां पर कट का निशान लगाया। इन 20 क्वेश्चंस पर यह काम करना है, ना कि इन 65 क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन यहां से सही हो गए। इस प्रोसेस को आपने दोहराया तो यकीन मानिए इस 20 में से 8 से 10 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। लेकिन केवल ये एक मेथड नहीं है। मान लेते हैं 3 क्वेश्चन आपको इस मेथड के आधार पर मिले। अब दूसरी मेथड क्या हो सकती है, अब चूंकि आप मध्य प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हो और मध्य प्रदेश के एग्जाम में एक संभावना ये बनी रहती है, लगभग 80% केसेस में आप ये देखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है और उस क्वेश्चन के आंसर में 4 ऑप्शन दिए हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, और इसमें से किसी भी ऑप्शन पे, ए पे मान लेते इस पे मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में दिया है, तो मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से सुनना, बहुत शांत दिमाग से, जो आपको अभी जरूरत है एग्जाम के टाइम पर। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें एक चुनना है। और यहां पर अच्छी बात यह है कि इन चारों में से एक ऑप्शन मध्य प्रदेश दिया है। तो एक बात समझना, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो आंसर क्या लगाएं। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया हुआ है तो आंख मिचकर उस मध्य प्रदेश को आंसर लगा आना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% वही आंसर होगा, लेकिन सोचकर देखिए, चारों ऑप्शन को अगर आप किसी को भी लगाते, आपको नहीं पता था, तो आपकी संभावना रहती कि 25% आंसर सही हो सकता था 4 ऑप्शन में से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मध्य प्रदेश आंसर लगाते हैं, जिस भी ऑप्शन में ये रहे, तो संभावना बढ़कर 80% हो जाती है, जो कि बड़ी अच्छी चीज हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब मान लेते हैं अगर 2 क्वेश्चन ऐसे मिल गए तो 3 तो वो हो गए, 2 ये हो गए। अब एक क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आपने एग्जाम में देखा होगा ऑप्शन डी में कई क्वेश्चंस में एक ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी, है ना। तो जब भी आपके एग्जाम में, जब आप वन रक्षक का, जेल पेरी का, डिप्टी जेलर का एग्जाम दे रहे हैं, आपने 65 क्वेश्चन कर दिए, आपको ये 30 क्वेश्चन उलझा रहे हैं और इसमें आपने देखा कि यार एक क्वेश्चन आया है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। मान लेते करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपने देखा यार मैंने मेरी जिंदगी में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन फिर आपने देखा कि यार 3 ऑप्शन तो यहां पर दिए हैं और चौथे ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया हुआ है। तो यकीन मानिए 70 से 75% चांसेस ये हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। तो 75% चांसेस भी अगर बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है।
ऐसे क्वेश्चन में आपको उपरोक्त सभी लगाना है। मान लेते हैं 2 क्वेश्चन इस तरीके से आ गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन डेट वाइज आएंगे, है ना, कुछ भी दे दिया होगा। अब मान लेते हैं आपको डेट पता नहीं है, जैसे मान लीजिए 8 मई 9 सितंबर और 8 मई। अब इसमें 2017, 2021, 2018, 2019 इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान ये रखना कि जो भिन्न दिख रहा है, जो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है इसमें ऑप्शन, वो कभी आंसर नहीं होगा। यहां 8 मई है, यहां 8 मई है, यहां 8 मई है, तो ये जो 9 मई दिया हुआ है, 9 सितंबर दिया हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता, इसे कट कर देना है। अब 3 में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। यहां पर 4 में से कोई एक को आंसर लगा दे तो 25% संभावना ये थी कि इसका आंसर सही होने वाला था, लेकिन एक ऑप्शन भी हटा दिया तो संभावना 33% बढ़ गई। जो एग्जाम में अच्छी मेहनत करते हैं उनके लिए एक एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। गवर्नमेंट जॉब लेते लेते एक क्वेश्चन से बाहर निकलना, मैं कहता हूं 10 क्वेश्चन से रह गए तो बड़ा दुख नहीं होगा। 1 क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इनसे रहना बड़ा दुख देता है। और इस दुख से निकलने का यही कारण है कि आप चीजों को अच्छे से समझें। अगर ऐसा होता कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसे पूरा नॉलेज पता है हर चीजों के बारे में, कई बार उनसे एग्जाम नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि एग्जाम केवल पढ़ने पर डिपेंड नहीं करता, एग्जाम कुछ जगह पर लॉजिक पर भी काम करता है कि आप उस क्वेश्चन को किस नजरिए से देखते हैं, उसे सोल्व करने का तरीका क्या है। तो मान लेते हैं 50% आपका नॉलेज है, या मान लेते हैं 60% नॉलेज अदा करता है, और जो 40% है वो आपके लॉजिक से काम करते हैं कि अगर आप किसी क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं तो वहां पर आप कैसे तर्क वितर्क करते हैं, किन चीजों को वरीयता देते हैं, कैसे उस एग्जाम पेपर को सोल्व करते हैं। तो अगर इस टाइप के 2 क्वेश्चन भी आए तो 2 तिया 6, और 6 और 3 मिलाकर हो गए 9। अब सोचिए इन 9 क्वेश्चन में से अगर 7 क्वेश्चन से भी आपके इस मेथड पर सोल्व हो गए तो 7 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, बिना पढ़े ही सही करना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखें, चूंकि आपका एग्जाम नजदीक है तो अब आपको नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पुरानी का ही रिवीजन करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही अंक आपके बढ़ने वाले हैं। आप अगर सोचे कि नई चीजें पढ़ लें तो कुछ मतलब है नहीं, स्कोर आपका गिरेगा ही, रिवीजन करने से स्कोर बढ़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एग्जाम हॉल में टफ क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है और सिंपल को देख के उत्साहित नहीं होना है, अच्छे से एग्जाम देना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पेपर सॉल्व करेंगे। जिन्हें इस वीडियो से तकलीफ है वो ना देखें। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जो विद्यार्थी 1-2 नंबर से बाहर होने की संभावना में थे, उन्हें अगर ये 2 मिनट 10 मिनट का वीडियो उन्हें हेल्प करता है तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। आप सभी का दिन मंगलमय हो, अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पेपर सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद।